दोस्तों जैकबोर्ड ने क्या मॉडल पेपर तैयार किया है, पूरा पैटर्न ही पूरा का पूरा चेंज करके रख दिया है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हिंदी इलेक्टिव में किस तरह से न्यू पैटर्न और पुराने पैटर्न में डिफरेंट क्रिएट किया गया है। सारा चीज आज मैं आपके सामने एक एक करके बताने वाला हूं। और आपको एक बात याद रखना होगा कि आप लोगों का पिछला पैटर्न की तुलना में काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है ना डीपली पूछा गया है। तो आप लोगों को मैंने कई बार बता चुका हूं कि जैसे आप लोगों का एग्जाम पैटर्न बदला उसी समय मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डीपली होगी। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक हिस्ट्री का, पॉलिटिकल्स का या आप लोग इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 1 नहीं देखे तो सबसे पहले चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप अच्छी तरह से हर एक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल सेट अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। और फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं मॉडल सेट नंबर 1 हिंदी इलेक्टिव का। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग को इसी तरह से मॉडल सेट नंबर 2 भी हम लोग को जल्दी से अपलोड कर दीजिए तो एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही साथ ये क्लास जो है ना आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 याद रखिएगा, जो क्लास 12 के बंदे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चले कि जो पैटर्न हम लोग का चेंज हुआ है वहां पे हम लोगों को किस तरह से जो है क्वेश्चन छपने वाले हैं फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने मैं प्रश्न लेकर आया हूं। उससे पहले आप लोगों को दो चीज मैं बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, नहीं तो फिर एग्जाम में काफी ज्यादा आप लोगों को चिंतित का सामना करना पड़ेगा। 3-4 चीज मैं बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप लोग पैसेंस बनाकर आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझना बहुत जरूरी है। कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स का और कितने वर्ड में लिखना है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। चलिए देखते हैं एक एक स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट कि 52 क्वेश्चन होगी। कितने क्वेश्चन? 52। अगर 52 में अगर मैं माइनस करूं 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होगी वो आप लोगों का 22 क्वेश्चन बचेगी, यानी 22 क्वेश्चन आपके पेपर में सब्जेक्टिव होगा। और 22 क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो होगी वो 3 तरह का डिवाइडेड किए गए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो होगा 31 से लेकर 38 तक, जिसमें 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप लोगों को 6 प्रश्न का उत्तर करना होगा। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 अंक जो आपको दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि 39 से 46 तक जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको एक क्वेश्चन डिस्काउंट भी दिया जाएगा। 6 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स होगी 3 मार्क्स। ठीक है, यह होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा 47 से 52 तक, जिसमें से आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे और आप लोगों को 4 प्रश्न जो है उत्तर करना अनिवार्य है। देखिए आपका 47 के बाद 47, 48, 49, 50, 51, 52 6 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 6 प्रश्न दिए जाएंगे। और इस तरह से आपके पेपर में आपको 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का उत्तर करना जरूरी है और हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स आपको मिलेगी, यानी 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही मायने रख रही है। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है क्योंकि पैसेज से रिलेटेड हिंदी हो या इंग्लिश 8 मार्क्स का पैसेज पूछे जाएंगे। तो आप इजीली से अगर अपने मुट्ठी में 8 मार्क्स को करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग पैसेंस बनाकर आपको इस पैसेज को ध्यान से समझना है। चलिए मैं स्टडी करता हूं। विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख सुविधाओं से पर्याप्त वृद्धि हुई है। इन साधनों के उपयोग से मानव बुद्धि कुंठित हो गई है। इसके संतुलन या असंतुलन उपभोग से मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकृति हो गई है। मनुष्य के सामने एक विकट समस्या है। मनुष्य के सामने क्या है? विकट समस्या है कि इन विकट परिस्थितियों में जीवन में वास्तविक और अस्थायी सुख सुविधा कराने के क्या उपाय किया जाए। यही रास्ता दिखाई पड़ता है भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करना। यही एक सर्वोत्तम उपलब्ध औषधि है जिसके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्याप्त अनेकों बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। यह आप लोगों का एक छोटा सा पैसेज है। पैसेज को पढ़कर आप लोगों को समझना है। समझने के बाद आपको यहाँ पे दबा करके उत्तर करना है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विज्ञान की प्रगति में किससे वृद्धि हुई है? विज्ञान की प्रगति में किससे वृद्धि हुई है? यहाँ पे आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक सुख सुविधाओं का। बिल्कुल सही बात है, आधुनिक सुख सुविधाओं का हम लोगों का क्या हुआ है? बिल्कुल क्या हुआ? वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंतन का कारण क्यों है? विज्ञान तो है, डेवलपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एक ह्यूमन के लिए चिंता का कारण क्यों है? ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो इससे मानव बुद्धि कुंठित हो रही है। इसमें क्या हो रही है? मानव का बुद्धि थोड़ा सा क्या हो रहा है? कुंठित हो रहा है। अगला है कि शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। पहले जब लोग का घर में मोबाइल फोन नहीं होता था तो वो इन्वाइट करने के लिए साइकिल से, गाड़ी से वो दूसरे के घर जाते थे। इस तरह से उनसे व्यायाम भी हो जाता था, उनका क्या होते थे, पूरा शरीर जो मूविंग होती थी। ये नहीं हो पा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आ गई, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक लिखना होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। शीर्षक का भी सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखा जाता है। तो इसमें जो आप लोग पैसेज हम लोग स्टडी किए इसका शीर्षक क्या है?
तो इसका शीर्षक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है, याद रखिएगा, विज्ञान जनित उपलब्धियां। क्या हो जाएगी, विज्ञान जनित उपलब्धियां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। विज्ञान जनित बुराइयों से हमें मुक्ति कैसे मिल सकता है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलन सामंजस्य स्थापित करना। सारा सेंटेंस जितना भी मैंने उत्तर बता रहा हूं, सारा का सारा उत्तर जो है ऑलरेडी आपके पैसेज में दिया हुआ है, सिर्फ आपको चुनना है और आपको देखना है कि यहाँ कौन सा वर्ड जो है, कौन सा सेंटेंस जो है मैचिंग हो रहा है, बस आपको उत्तर लगा देना है। अब आते हैं 4 पैसेज होगी, फिर से आपका 4 मार्क्स का पैसेज होगी, लेकिन ये पैसेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पैसेज आपका बुक से बिल्कुल आउटर रहेगी और ये आप लोगों को एक कहावत के रूप में दिया जाएगा। जैसे चढ़ रही थी धूप, गर्मी के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसी थी हुई लू, रुइयों का जोयो जलती हुई भूमि, गर्दन चिंगी छा गई, प्राय हुए दोपहर व तोड़ती पत्थर। ये आप लोगों का एक छोटा सा क्या है पैसेज है और इस पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन होंगे आपसे और आपसे दबा करके आंसर पूछा गया है कि चलिए दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है, जो कवि है वह ग्रीष्म ऋतु की चर्चा कर रहा है। क्यों, क्योंकि लू किस दिन में चलता है, ग्रीष्म ऋतु का ही चलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। यहाँ वह है, यहाँ पे वह कौन है, तो वहां यहाँ पे वह कौन है, तो बताएंगे सर एक स्त्री है। कौन है, एक स्त्री है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे अगर हम चलें सर, क्वेश्चन नंबर 7 है, उपयुक्त पद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगी। मतलब जो हम लोग स्टेटमेंट पढ़े अभी, कौन सा स्टेटमेंट सर, थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, इस स्टेटमेंट में आपसे पूछे गए कि इसका मूल्य शीर्षक क्या होना चाहिए, रुई, चिंगी या तोड़ो पत्थर या दोपहर। तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी 7 का तोड़ती पत्थर। क्या हो जाएगी, तोड़ती पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, यहाँ पत्थर किसका प्रतीक करता है। यहाँ पे पत्थर जो है किसका प्रतीक करता है, स्वतंत्रता, शौर्य। दो तो ऑप्शन होगा नहीं, ये 2 ऑप्शन बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। अब हम लोग कठिनाई और साहस का बारे में हमको डिस्कस करने के दोनों में से कौन सही होगी, तो साहस होगी। क्यों, क्योंकि वह लोगों से, लू से, धूप से वो लड़ने की क्षमता रखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं साहस के कारण ही वो अपने आप को बनाए रखे हुए हैं। अब आते हैं रचनाकार दृष्टिकोण से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में होगी, 8 क्वेश्चन को आपको इजीली से उत्तर करना होगा। क्लास अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हिंदी इलेक्टिव में जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हम लोग का मॉडल पेपर तैयार हुआ है, इसमें कितना क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा चेंजिंग कर दिया गया है। पहले की तुलना में इस बार आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल पूरा फाइनली चेंज है। पहले आप लोगों का नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार आप लोगों को पूरा डीपली से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरा गहराई से। जिस भी स्टूडेंट को स्टोरी नहीं पता होगा तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं सर क्वेश्चन 9, प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है। प्राप्त संदेश का कूटवाचन करने वाला व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं क्या, प्राप्त करता। क्या कहते हैं, प्राप्त करता। इस सबको अपने कॉपी पे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। लाइव शब्द का अर्थ क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, देखिए लाइव मैच चल रहा है, लाइव रिपोर्टिंग चल रहा है, तो लाइव का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे आपसे पूछेंगे जिसका सीधा प्रसारण होता है, जिसका डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खास करके हम लोग देखते हैं लाइव, देखिएगा क्रिकेट मैच हो रहा है, लाइव फुटबॉल मैच हो रहा है, लाइव रिपोर्टिंग हो रही है, लाइव न्यूज हम लोग देख पा रहे हैं, तो जिसका सीधा सीधा प्रसारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगले जो क्वेश्चन हम लोग के पास 11 सबसे ऊपर बाईं ओर। याद रखना, जब हम लोग लेटर लिखते हैं ना सेवा में, कुछ भी हम लोग लेटर लिखते हैं सेवा में या हम लोग कुछ भी लिखते हैं, तो उसके बाईं ओर ऊपर में क्या प्रेषक को एक पत्र भेजने वालों का एड्रेस लिखा जाता है, तो वो पत्र के नाम हमसे पूछेंगे कि ये पत्र हम लोग एक्चुअली किसको लिखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में हम लोग हमेशा याद रखिएगा बाईं ओर हम लोग लिखते हैं डेट। याद रखिए क्या लिखते हैं, पत्र भेजने वाले का नाम और पता हम लोग लिखते हैं कहां पे, बाईं ओर। याद रखना क्या लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। लेकिन ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आपके ऑप्शन में तो अनौपचारिक पत्र का ऑप्शन कहीं पे नहीं दिख रहा होगा। देखिए, तो अगर आपसे औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में अगर आपसे नहीं पता है तो थोड़ा सा समझ आइए। अनौपचारिक पत्र जो हम अपने सगे संबंधित व्यक्तियों को लिखते हैं, जैसे हम अपने भाई को लिख रहे हैं, माँ को लिख रहे हैं, बाप को लिख रहे हैं, मामा को लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, इसे अनौपचारिक कहते हैं। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, कार्यालय में जो हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग स्कूल के हेडमास्टर को लिख रहे हैं या किसी मुखिया को लिख रहे हैं, तो ये एक तरह का क्या हो गया, औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो व्यक्तिगत पत्र इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों के ब्लूप्रिंट में भी पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि फीचर्स में से समिति निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे यहाँ पे फीचर में से पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, बाकी 3 सही है।
तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा फ्यूचर लेखन का एक तय ढांचा का फॉर्मूला, याद रखिए फॉर्मूला, इन ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों के ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछे गए थे और काफी क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का ब्लूप्रिंट से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो ब्लूप्रिंट को आप लोग एकदम जब से एग्जाम हुए तब से लेकर जितना दिन एग्जाम हुआ सारा क्वेश्चन को तुम कंठस्थ कर लेना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? यहाँ पे आपसे पूछेगा कौन सा कार्य जो है संपादक का नहीं है, तो क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना है। क्या हो जाएगी? क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य होता है। जनसंचार कार्यों का प्रमुख माध्यम क्या? याद रखिएगा लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आप लोग एक बार लिख के रख ले मेरे शेर शेरनियों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, याद रखना 2024 के पेपर में। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था? आपको बताने कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था, तो याद रखिएगा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था बंगाल गजट। कौन था मेरे शेर शेरनियों? बंगाल गजट। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? याद रखिएगा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, फटाफट हम लोग अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अभी हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग को दिखना है। कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? ये आपसे पूछेंगे तो बताएंगे जो क्वेश्चन नंबर 16 है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा फ्लैक्स न्यूज। क्या हो जाएगी? फ्लैक्स न्यूज। ये भी क्वेश्चन आपके बीपी, याद रखिएगा ब्लूप्रिंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछे गए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का देवसेना जो आप लोगों का गीत है वहां से लिया गया है। याद रखिएगा जो देवसेना का आप लोग गीत पढ़े होंगे अंतरा बुक का, वहां पे ये क्वेश्चन लिखा है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। देवसेना के गीत से स्टेटमेंट लिए गए, एक बार आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका स्टेटमेंट है कि चढ़ मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्लभ पद पर उससे हारी होड़ लगाई। अब ये स्टेटमेंट है आपके सामने 4-5 क्वेश्चन होगी, फिर इसको सही करना होगा। प्रस्तुत पंक्तियां के रचनाकार कौन है? देखिए प्रस्तुत पंक्तियां जो इसके रचनाकार करने वाला था जयशंकर प्रसाद। मैंने अभी जस्ट बताया जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 18 इस पद्यांश का प्रतिपाद्य है, मतलब इस पद्यांश से, इस स्टेटमेंट को हम लोग को पढ़ने के बाद क्या हम लोग को मिल रहा है प्रेरणा? तो याद रखिएगा जो देवसेना है ये अपने प्रेम और पीड़ा के बारे में बताते थे। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अब मैं बात करूं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस नाटक से ली गई है? प्रस्तुत पंक्तियां जो है किस नाटक से ली गई है? जो क्वेश्चन नंबर 20 है, याद रखिएगा स्कंदगुप्त। ये क्वेश्चन मेरे शेर शेरनियों आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, 2024 के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर में छपेगी। फिर आपके सामने एक छोटा सा, आप लोगों के सामने एक छोटा सा पैसेज होगी, फिर पैसेज से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपके होंगे। पैसेज से कुल मिलाकर मैं बात करूं तो आप लोगों का याद रखिएगा 12 से 14 मार्क्स का आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ पैसेज से क्वेश्चन होगी टर्म 1 में। तो आप लोगों को पैसेज से सारा क्वेश्चन को कंठस्थ कर लेना है। मैं स्पीड में रीड कर रहा हूं। और कितना कड़ा करूं दिल, मां से कहना मेरे भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर और पोखरे में डूब मरूंगी। भतुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किसके लिए कहा था? किसके लिए? ठीक है, ये आप लोगों का छोटा सा पैसेज है। अब देखते हैं पैसेज, आप सभी को अच्छी तरह से पता चल गया होगा ये पैसेज कहां से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? संविद्या से। कहां से ली गई है? संविद्या, जो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इसका, संविद्या से लिए गए हैं। यहाँ वक्ता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वक्ता जो होती है ना, वक्ता मतलब होता है कौन बोलता है, तो बोलने वाला व्यक्ति का नाम था कौन? बड़ी बहुरिया। किससे कहता है? हरगोविंद से कहता है, जिसे बोलते हैं श्रोता। हरगोविंद जो है श्रोता है, जो सुन रहे होंगे, और बड़ी बहुरिया जो कह रही है वो वक्ता कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 23 कि यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। यहाँ वक्ता का कौन सा भाव प्रकट करता है? यहाँ पे वक्ता मतलब जो बड़ी बहुरिया जो है अपने ये जो दुख प्रकट करती है, इससे बड़ी बहुरिया के अंदर में क्या फीलिंग होता है? खुशी तो होगा नहीं, याद रखिएगा, उत्साह तो होगा नहीं, डर तो होगा नहीं, बल्कि व्याकुलता होता है। व्याकुलता मतलब बेचैनी सा लगता है उनको, मैं अकेले यहाँ पे रह के क्या करूंगा, भतुआ साग कितना दिन तक मैं खाऊंगा, यानी व्याकुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ श्रोता कौन है? देखिए मैंने अभी जस्ट बताया, यहाँ पे एक होता है वक्ता, जो बड़ी बहुरिया बोल रही थी। यहाँ पे श्रोता कौन होगी? तो हरगोविंद होगी, जो हरगोविंद को वो बताएं अपने ससुराल के बारे में और कहा जाके मेरे मायके को बता देना। अब आते हैं सर आपके बुक से आप क्वेश्चन होगी, याद रखिएगा 15-16 क्वेश्चन होगी जो आपके, सॉरी 6 क्वेश्चन आपको आपका बुक से रिलेटेड, दोनों बुक को मिला करके। तो इस तरह से अगर देखा जाए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा आपके बुक में आपके मॉडल पेपर में जो है पैसेज से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो पैसेज को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, चाहे वो इंग्लिश लिए हैं या हिंदी लिए हैं।
यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर दीप। तो दीप के बारे में अगर आपसे कहे, याद रखिएगा दीप के बारे में कहे तो आपको व्यक्ति लगाना है, लेकिन कविता में दीप, याद रखिए कविता का दीप अगर पूछे, यहाँ पे सिर्फ में की जगह कार है और लिखा रहेगा कि कविता का दीप किसका प्रतीक है? तो समाज का। लेकिन आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए, आपसे यहाँ पे पूछे गए क्या किसके बारे में? कविता में दीप नहीं, बल्कि यहाँ पे ओनली फॉर दीप पूछे गए जो दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा में क्या है? बंद है। तो हम बोल सकते हैं सर व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमें अभी तक नहीं मिला है। अगर आपको मिलेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी मैं बता दूंगा। 4 हाथ लघु कथा के शोषण को उजागर करती है, कौन उजागर करती है? तो याद रखिएगा 27 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी मजदूर। क्या हो जाएगी? मजदूर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर से घटती है? ये भी क्वेश्चन आपके बीपी में पूछे गए थे, ब्लूप्रिंट के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटी थी? हरिद्वार, बद्रीनाथ, इलाहाबाद या बनारस? सबसे पहले ये 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, याद रखना। बात रहे सर हरिद्वार और बनारस। ये जो मैं बात करूं दूसरा देवदास कहानी जो है ये गंगा नदी के किनारे की कहानी है। तो देखिए हरिद्वार और बनारस दोनों ही गंगा नदी के किनारे हैं, लेकिन मेनली जो इस स्टोरी में बताया गया था ना वह शहर का नाम था, याद रखिएगा हरिद्वार। क्या नाम था? हरिद्वार। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सूरदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ की किस उपन्यास का है? यह भी क्वेश्चन लिख के रख ले मेरे शेर और शेरनियों 2024 के पेपर में छपेगी, याद रखिएगा रंग भूमि इसका क्या हो जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 30 नंबर यानी 30 नंबर, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का जूझ स्टोरी है जो प्रभास जोशी ने लिखा है कि लेखक ने खाओ उजाड़ी सभ्यता किसे कहा? तो देखिए खाओ उजाड़ी सभ्यता मेनली देखा जाए तो अमेरिका और यूरोप के बारे में बताया गया था कि लोग तो अपने जीवन के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वह दिन प्रतिदिन जो है फैक्ट्रियां बसाते जा रहे हैं। इस तरह से इन्वायरमेंटल क्या हो रही है? गर्म हो रही है और हमारे वातावरण में पानी का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पे ये हम लोगों को देखने को मिला है पूरा स्टोरी में। तो यहाँ पे देखिए खूब खाना पीना और एक स्थान से उजड़ कर दूसरे स्थान चल बसना, ये तो नहीं होगा। ठीक है, जीवन मूल्यों को ताक पर यानी अपने जीवन को ताक पर बैठा दीजिए, रखकर विकास की आंधी दौड़ में शामिल होना, और हमारे जीवन का कोई वैल्यू है हमारे जीवन कि इसको ताक पे बैठा दीजिए। ताक का मतलब एक ऐसे जगह पे बैठा दीजिए जहां पे मरने की अवस्था में हो, लेकिन हम विकास करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, क्योंकि देखिए अमेरिका यही कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है हमारे इन्वायरमेंट को गर्म पहुंचा रही है और दिन प्रतिदिन वह फैक्ट्री को विकसित कर रही है। और हम लोग एक दिन ऐसा समय आएगा जब हमारे पानी वर्षा खत्म हो जाएगी, एक दिन ऐसा समय हो जाएगा ऑक्सीजन की जगह हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड लेना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम लोग लेंगे तो बीमारी के कारण हम लोग तड़प कर मर जाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। आप मैं बात करूं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों के मैं सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।